एक आमतौर पर आज देश में समझ है कि मंदिर और मस्जिद के सवाल को लेकर हमारी सरकार गई। यह गलत है। हमारी सरकार मंदिर और मस्जिद के सवाल पर नहीं गई। मंदिर और मस्जिद का बहाना जरूर बना, लेकिन वह प्रश्न नहीं था जिस पर हमारी सरकार गई। हमारी सरकार गई सामाजिक न्याय के प्रश्न पर। 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने एक घोषणा की, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि मंडल आयोग की सिफारिशों को सीमित अंश में लागू किया जाएगा, संपूर्ण था नहीं। हम लोगों ने कहा कि यह सिफारिशों को लागू करने के लिए इसको आंशिक ढंग से 3-4 किस्तों में हम लोग लागू करने वाले हैं। यह बात को भी हम लोगों ने स्पष्ट किया था। लागू करने का जो सबसे पहला मुद्दा हम लोगों ने हाथों में लिया था वो केंद्र सरकार के रोजगार में आरक्षण। केंद्र सरकार के रोजगार में आरक्षण। मंडल आयोग की अनेक सिफारिशें हैं, शैक्षणिक मामलों में है, सामाजिक विकास के मामले को लेकर हैं, अनेक प्रश्न आर्थिक विकास के मामलों को लेकर हैं, अनेक सिफारिशें हैं। लेकिन इसको किस्तों में लागू करने का हम लोगों का फैसला, और सबसे आसान उसमें जो फैसला है वो रोजगार में आरक्षण। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है और छिपाई जाती है, ये हकीकत है। प्रश्न तो अनेक उठाए, कहा गया कि हम लोगों से नहीं पूछा गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने कम से कम यह बात नहीं कहनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने यह बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार को समर्थन देने की बात इन लोगों ने कही थी तब हमसे यह नहीं कहा गया था कि आपका जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र के कुछ अंशों को हम लोग मानते हैं और उन अंशों तक आपके लिए हमने समर्थन दिया है। अगर उसके बाहर आप चले जाते हो, जिसमें मंडल, जिसमें मंदिर, ये सारे प्रश्न थे, तो फिर आपका समर्थन हम लोग वापस लेंगे, यह आपने नहीं कहा था। एक नहीं अनेक बार संसद के भीतर और संसद के बाहर लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह से आए हुए शब्द हैं, हमारा समर्थन राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल के सरकार को है, हमारा समर्थन राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल के सरकार को उनके घोषणा पत्र पर है, हमारे घोषणा पत्र पर नहीं है। मगर उनके और हमारे घोषणा पत्र की जब हम लोगों को बात करनी है तो मंडल आयोग की सिफारिशों के मामलों में कांग्रेस का घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, जनता दल का घोषणा पत्र, वामपंथियों का घोषणा पत्र, इनमें से किसी में भी कोई अंतर नहीं था। हो सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने यह सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा हो कि भाई घोषणा पत्र में लिखना है, क्योंकि देश में 52% आबादी पिछड़ों की है। यह मंडल आयोग के कहने के अनुसार, मेरे कहने के अनुसार वो 52% से अधिक है, लेकिन 52% को ही हम लोग आधार मानकर चले तो समाज के 52% लोगों को 27% आरक्षण देना चाहिए, मंडल कमीशन ने लिखी हुई यह बात है। और इस पर जो हल्ला करने में आ गया, इसको हम लोगों ने लागू करने पर, तो उसका अनुभव आप लोग कर चुके हो। उस अनुभव को यहां पर कोई नए सिरे से दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन सी बात हम लोगों के बारे में नहीं कही गई? कहा गया कि अंदरूनी झगड़े हैं पार्टी में, उसको हल करने के वास्ते मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी ने क्यों लिखा था? उनके कौन से अंदरूनी झगड़े को हल करने के वास्ते उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसको लिखा था? कांग्रेस पार्टी ने उनके कौन से अंदरूनी झगड़ों को हल करने के वास्ते अपने घोषणा पत्र में यह बात को लिखा था? सामाजिक न्याय को देना है। 42 सालों से सामाजिक न्याय केवल कागज के ऊपर ही देने की बात चली, और फिर लोगों में कितनी क्षमता है, क्षमता की बात, मेरिट की बात, मेरिट यानी क्षमता, क्षमता की बात ये लोग हम लोगों के सामने रखने का काम किए। कौन सी क्षमता का बात करना है? किस क्षमता का?
हिंदुस्तान के आज की जो लाचारी है, उस लाचारी को बनाने का जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्षमतावादियों पर ही है ना। जिन लोगों ने अपने क्षमता के आधार पर सारे रोजगार पर कब्जा पाया था, तो उन्हीं लोगों ने देश को चलाकर आज जहां रसातल पर उसको पहुंचाने का काम किया, वो तो किया है ना। तो फिर बार बार हम लोगों को इस मुद्दे पर क्यों टोका जाता है? आज भी टोका जाता है, जैसे कि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा पाप किया कि इस देश में सामाजिक विषमता को मिटाने की दिशा में एक ठोस और एक मजबूत कदम उठाकर हम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया। यह एक जमाने का यह संघर्ष, यह नया संघर्ष नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने या जनता दल ने छेड़ा हुआ यह संघर्ष नहीं है। बहुत लोग बहुत गलतफहमी में, समर्थक भी हमारे कभी कभी बहुत गलतफहमी में जाते हैं। 60% आरक्षण का सवाल, जिस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आज देश में और दुनिया में लोग बार बार लेना पसंद करते हैं, राष्ट्र के अनेक समस्याओं का हल के खोज में बहस करते समय उनको अपना एक लक्ष्य मानकर या उनको एक अपना एक वैचारिक आधार का लक्ष्य मानकर लोग उनका नाम को लेना पसंद करते हैं। समाजवादी दल में जिस दल का निर्माण डॉक्टर लोहिया ने किया था, 1959 में हम लोगों ने इस चीज को हमारे पार्टी के विधान में लिखने का काम किया था। विधान में लिखकर उसको रखने के लिए नहीं, बल्कि उसका अमल करने के लिए, और हमारे दल में इसका अमल होता था। पार्टी के अंदर किसी भी पद, पार्टी के अंदर कोई भी कमिटी, सबसे नीचे की इकाई से लेकर सबसे बड़ी राष्ट्रीय समिति तक हमारे पार्टी के अंदर 60% स्थान आरक्षित रहते थे। महिला, जिसका उल्लेख अभी यहां पर मृणाल गौरे ने किया, कि जो सबसे उपेक्षित, सबसे पीड़ित और सबसे पिछड़ी जाति करके हिंदुस्तान में हम लोगों को मानना चाहिए। और जितना ऊंची जाति में जाते हो इतनी अधिक वो पिछड़ी है, यह भी बात को हम लोगों को समझना चाहिए। गरीब की महिलाएं फिर भी सड़क पर काम करती है, खेत में काम करती हैं, लेकिन बड़े लोगों के महिलाओं को हिंदुस्तान में पर्दे में रखने का काम आज भी इस देश के राजधानी में होता है। इस बात को कौन इनकार कर सकता है? तो इस हकीकत को मानकर हम लोगों ने डॉक्टर लोहिया के मार्गदर्शन में 60% का आरक्षण को करते हुए, नंबर 1 महिला, नंबर 2 हरिजन, नंबर 3 आदिवासी, नंबर 4 सामाजिक मामले में पिछड़े, और पिछड़े का मतलब शूद्र। और यह बहस करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए हम लोगों को साथियों। जात का नाम लेने से शर्माना नहीं चाहिए। जात को तोड़ने का संकल्प करना चाहिए, लेकिन जात का नाम लेने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। जब पिछड़ी जातियों के बारे में उसको शूद्र मानकर उसे एक सामाजिक बंटवारे के अंदर अलग रखने का काम इस देश में हुआ है। हिंदुस्तान के अखबारों में शादियों के विज्ञापन आते हैं, और विशेषकर अंग्रेजी अखबारों में शादियों के विज्ञापन आते हैं। और अगर शादियों के विज्ञापनों को आज खोलकर आप देखोगे, मुझे बताइए कि कितने लोग अपने जात के बगैर शादी का नाम बहस को चलाते हैं। अभी तक तो केवल बहस चलती थी। लिखा जाता था कि अमुक जाति का लड़का खूबसूरत लड़की को चाहता है, गोरी होनी चाहिए लेकिन अपने जात की होनी चाहिए, ये तो लिखता था। अब तो उससे आगे बढ़ गए। अब तो बंबई का और हिंदुस्तान के अनेक केंद्रों से छपने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का अखबार है, वो तो अब बिल्कुल ही बेशर्मी से यह बात को छपता है कि ब्राह्मण, शुरू करता है ब्राह्मणों से, वहां भी वर्ण को मानकर ही चलाता है, सबसे पहले उसी को रखता है, ब्राह्मणों से शुरू करता है। अमुक लड़का, अमुक लड़की, अमुक लड़का, अमुक लड़की, और क्या होना है। वहां से उतर के आता है वैश्य, वहां से आता है कायस्थ, वहां से आता है राजपूत। फिर बंगाली जाति उन्होंने बनाई है, मगर उसके अंदर फिर वो जात का नाम पर आता है। फिर सारे दक्षिण भारतीयों को पहले शायद मद्रासी करके कहा गया था, अभी तो अलग अलग सूबाई या दक्षिण भारतीय करके कहा जाता है। तो उनको परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर हम सामाजिक क्षेत्र में जिनको शूद्र मानकर इस देश के व्यवस्था ने पिछले 5000 सालों से दबा रखने का काम किया, उसे विशेष अवसर देकर उठाने की जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर जातीयता का आरोप हो जाएगा, वीपी सिंह भूत बन जाएगा। हम सब लोग बेईमानी से राजनीति चलाने वाले लोग, वोट के लिए सब कुछ को बेचने वाले लोग हम लोग बन जाएंगे। और समाजवादी दल ने सामाजिक पिछड़े यानी शूद्र के बाद 5वां एक वर्ग था अल्पसंख्यकों में, अल्पसंख्यकों में, अकलियत में जो पिछड़े समाज के लोग हैं। और यह बात कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान का जो अकलियत का समाज है, जो अल्पसंख्यक है, उसमें 90%, कहा जाए तो शायद 95%
सामाजिक मामले में पिछड़े या अछूत या दलित, चाहे जिस नाम से उनको पुकारो, तो उस वर्ग से आए हुए लोग हैं। इस जाति व्यवस्था से परेशान होकर अन्य धर्म को कबूल किए हुए लोग हैं। क्यों इस तथ्य को, इस सच्चाई को हम लोग इनकार करते हैं? तो इसलिए यह प्रश्न कोई जनता दल ने या वीपी सिंह ने पहले बार छेड़ा हुआ प्रश्न नहीं था। हिंदुस्तान के राजनीति में दक्षिण में पेरियार रामस्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आज 70-80 साल से यह बात के ऊपर अपना एक आंदोलन को छेड़ा था, और वो मरने के बाद उनके लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। और उस आंदोलन को बाबा साहब अंबेडकर ने अपने ढंग से चलाया, जात तोड़ो आंदोलन। उस आंदोलन को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने ढंग से चलाया, जात तोड़ो आंदोलन। मगर उस जात तोड़ो आंदोलन के साथ जो सदियों से, हजारों सालों से जिनको आपने दबा रखा है, उनको विशेष अवसर देकर आप नहीं उठाओगे तो हिंदुस्तान में बराबरी का समाज को निर्माण करना नामुमकिन है। इस बात को कबूल करके हम लोगों ने यह मामले को उठाने का काम किया। और यहां पर हमारे वामपंथी दलों की भी एक बहुत बड़ी गलती रही। मुझे याद है 1974 में मैं सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ हम लोगों ने बातचीत को शुरू किया। मार्क्सवादियों के साथ जब हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ, उनके शिखर नेतृत्व के साथ बैठने के लिए गया, और जिन मुद्दों पर हम लोगों ने बहस छेड़ी, उसमें जात नीति थी, उसमें भाषा नीति थी, उसमें दाम नीति थी। ऐसे अनेक प्रश्न जिसको हम लोग हिंदुस्तान के परिवर्तन के मामले में मौलिक और बुनियादी प्रश्न करके मानते हैं, वो प्रश्न थे। और जब जात नीति के बारे में हम लोगों ने बहस छेड़ी, तब मार्क्सवादी पार्टी के लोगों ने हम लोगों से कहा कि हम इसको मानते नहीं हैं, हम लोग केवल वर्ग संघर्ष को मानते हैं, ये जाति व्यवस्था की बात हम लोग करना पसंद नहीं करते हैं। तब हम लोगों ने उनसे कहा था कि देखिएगा कि हिंदुस्तान में जो जात व्यवस्था है, जिस वर्ग व्यवस्था से आपको लड़ना है, ये हजारों सालों से जो वर्ग व्यवस्था बनी रही, वो आज जात व्यवस्था में परिवर्तित होकर हमारे देश में है। और अगर इससे लड़ने के लिए आप कबूल नहीं करोगे तो फिर देश में सामाजिक बदलाव और समाजवादी व्यवस्था को निर्माण करने में आप असमर्थ हो जाओगे। क्योंकि हमारा ही एक मुल्क है दुनिया में जहां पर पैदा होते हुए हम लोग विषमता को लेकर ही आते हैं। ठप्पा उसी दिन लग जाता है जिस दिन मां के पेट में जन्म लेते हो, उसी दिन ठप्पा लग गया। कौन जात, कौन मजहब, जात के अंदर कौन उपजात, सब चीजें उस दिन तय हो गई। तो इस दुनिया में आते ही विषमता से आ गए, निर्माण हो गए। तो जब विषमता हमारे व्यवस्था में लिखी हुई है, विषमता के आधारित हमारी समाज व्यवस्था है, तो फिर हिंदुस्तान में अगर कोई भी बराबरी का समाजवादी व्यवस्था का समाज ऐसी बहस कोई भी छेड़ता हो, वो आदमी झूठ बोलता है, जब तक सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए वो कदम उठाने का काम नहीं करता है। और हम लोग इस बात के लिए समर्पित लोग रहे हैं इस देश के राजनीति में। और सवाल आज का नहीं, सवाल गौतम बुद्ध ने शुरू किया था, 2500 साल के पहले शुरू किया था। उनकी जो दुर्दशा हो गई वो भी तो इतिहास ने लिखी हम लोगों के लिए। और गौतम बुद्ध पिछड़ा समाज का नहीं था, वो तो राजपूत था, वो तो क्षत्रिय था, मगर उन्होंने इस बात को पहचाना था और इसीलिए उन्होंने इस लड़ाई को अपने दिनों में छेड़ा था। और आज ये लड़ाई जहां बाबा साहेब अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया दोनों ने ये बात को बार बार रखा था कि सामाजिक संघर्ष को अब केवल सामाजिक क्षेत्र के लोगों के हाथों में ही न छोड़ते हुए सामाजिक संघर्ष को अपना राजनीतिक बदलाव के संघर्ष का मूल एक आधार मानकर आपको मैदान में आना चाहिए और सत्ता पर कब्जा करने का काम आपको करना चाहिए। ये दोनों का अपना एक दर्शन था और आज हम देख रहे हैं कि उसकी पूर्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब उसके पूर्ति की ओर हम लोग आगे बढ़ने लगे तो हम लोगों के ऊपर यह हमला होना, अनेक ढंग से हम लोगों को बदनाम करना, छिड़ाना, छेड़खानी करना, ये तो स्वाभाविक था और आज उससे हम लोग गुजर रहे हैं। और इस बात को साथियों इसलिए हम लोगों को समझना होगा कि सरकार हमारी मंदिर के प्रश्न पर गई नहीं, सरकार हमारी सामाजिक न्याय के प्रश्न पर गई। मगर इस चुनाव में हम लोगों के देश के चुनावी इतिहास में पहले बार कुछ मुद्दों का फैसला हो चुका है कि जिन पर लोगों को अपनी राय देनी है और उसमें हमें इस बात की भी खुशी है कि किन मुद्दों पर बहस होगी, किन मुद्दों पर लोगों ने राय देनी है, यह तय करने का काम
ये जनता दल राष्ट्रीय मोर्चे के सरकार ने पहले ही करके देश के सामने रखा है। अखबारों ने तो खैर अपनी एक अलग दृष्टि इसमें भी लगाई कि राष्ट्र में कार्यसूची, एजेंडा, राष्ट्र का एजेंडा तय करने का काम अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने तय किया है। ये भी अखबारें तो चलाती हैं, स्वाभाविक है, वो भी हम समझ सकते हैं, अखबारों की भी परेशानियों का हम समझ सकते हैं। क्यों लाल कृष्ण आडवाणी ने देश में अभी एजेंडा तय किया करके बोलना है? कौन सा एजेंडा है देश में? आज देश में पहला एजेंडा है सामाजिक न्याय का, लोगों को तय करना है, और जो राय इस चुनाव में आएगी वो चुनाव लोगों के चेहरे देखकर, किसी ने आज हमसे कहा कि वो राजीव गांधी बोलेगा कि क्या कांग्रेस ही क्या मजबूत सरकार दे सकती है। अब कांग्रेस मजबूत सरकार दे और राजीव गांधी ये बात को कहे, इससे बढ़कर कोई हास्यास्पद चीज दुनिया में भी बची ही नहीं है। कांग्रेस मजबूत सरकार के बारे में बात करे, किस आधार पर, किन चीजों को लेकर, किन बातों को लेकर? कांग्रेस कोई मूल्यों की बात करे, कोई नैतिकता की बात करे, किस आधार पर, किस मूल्यों को लेकर? जैसे राजीव गांधी ने तो कोई 2 हरियाणा के सिपाही उसके दरवाजे पर आते थे करके सरकार को गिराने का, उसी की अपने कठपुतली को हटाने का उन्होंने अपना फैसला कर लिया। लेकिन वो तमाशा शुरू होने के 4 दिन के पहले तो संसद के अंदर उनके सरकार ने किस तरह से उन्हीं के सरकार के मंत्रियों का टेलीफोन को भी टैप करने का धंधा चलाया था। तो इसकी पूरी जानकारी आईबी के रिपोर्ट के माध्यम से तो सदन के सामने रखने की बात हो गई। तो इसलिए किस मुद्दे पर ये लोग बात करेंगे? कौन से नैतिक मुद्दों पर, कौन से राजनीतिक मुद्दों पर, कौन से राष्ट्र के स्थिरता और राष्ट्र के एकता के मुद्दे पर ये लोग बहस करेंगे? फैसला करना है सबसे पहले सामाजिक न्याय के प्रश्न पर, और यह मुद्दा जनता दल ने तय किया हुआ मुद्दा है, सामाजिक न्याय। हम जानते हैं हमारी नीतियों का विरोध है, हम जानते हैं कि अनेक लोग कहते हैं कि ये जो फैसला आप लोगों ने किया, इससे आपने देश के करोड़ों नौजवानों का भविष्य को बर्बाद किया है। और ये बोलने वाले कौन लोग हैं? ये बोलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक ये व्यवस्था को बना रखने का काम मात्र किया ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ क्षमता की सारी दौलत जैसे कि अपने ही माथे में भगवान ने जमा करके रखी है, इस प्रकार का भी एक बहस को देश के सामने छेड़ने का काम किया। हमने आरक्षण की बात की, आरक्षण में कितने रोजगार हैं? पिछले साल भारत सरकार के केंद्रीय विभाग में, वो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं भारत सरकार के, पिछले साल 1989 से लेकर 1990 तक के 12 महीनों में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भारत सरकार के मात्र 24,000 रोजगार पैदा किए। 14,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाकर 24,000 रोजगार पैदा किए बिटवीन 1st of April 1989 and 31st of March 1990। पूंजी लगी 14,000 करोड़ रुपए, रोजगार पैदा हुए 24,000। 50 लाख रुपए पर एक रोजगार पैदा हुआ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। हम कह रहे हैं कि 27% का आरक्षण है, तो देश के करोड़ों नौजवानों का भविष्य हम लोगों ने बर्बाद किया। उनमें से 27% हम कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे लड़के हैं, जिनके हाथों में सत्ता है, जिनके हाथों में रिक्रूट करने का अधिकार है, जिनके हाथों में सब कुछ बागडोर देश की है, वो उस गरीब को कभी मौका नहीं देता है, उसको आरक्षित रोजगार करा के दे दो, हम इतना ही कहते हैं। तो इस पर बर्बाद कर दिया हम लोगों ने, आपने अपने बच्चों को जलाना शुरू किया। इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर ने तो लिखा कि नहीं इतना काफी नहीं है, और करो। आईएएस अफसरों के एसोसिएशन ने अपने बयानबाजी शुरू किया। म्युनिसिपैलिटी का झाड़ू वाला अगर कल कोई राजनीतिक सवाल पर बोले तो उसको तत्काल चार्जशीट देने वाले आईएएस के अधिकारी, इन्होंने अपने सेशन के माध्यम से केंद्र के सरकार की नीतियों पर प्रस्ताव करके हल्ला करना शुरू किया। और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने कहा कि देखो तुम्हारा पति लड़ रहा है, तुम अंदर घर में क्या कर रहे हो, तुम भी रास्ते पर जाओ। और वो भी रास्ते पर आए, पत्थर चलाने, दिल्ली में पथराव किए। अब यह है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। केंद्र सरकार की नौकरियां केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, रेलवे है, पूरा सरकारी जो सचिवालय होते हैं और जो अनेक विभाग होते हैं वो सब हैं, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, ये सब हैं।
और सब मिलाकर साल में 1,20,000 रोजगार निर्माण होते हैं। 1,20,000, इनमें से 27% यानी 30-32 हजार रोजगार का सवाल है। और हिंदुस्तान के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आज के क्षण कितने लोग अपना नाम दर्ज करके बैठे हैं मालूम? हम लोगों पर हमला करने वालों को मालूम? 3,25,00,000 लोग नौजवान इस क्षण, और ये 3,25,00,000 में से 1,80,00,000 मैट्रिक से लेकर डॉक्टरेट तक, पीएचडी तक पाए हुए लोग, ये बेरोजगार हैं आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिनका नाम दर्ज है। और जो गरीब हैं, जो नाम दर्ज करने के लिए नहीं जाते हैं, उनकी तादाद और 8-9 करोड़ की है। हर साल 1 करोड़ से अधिक नौजवान हिंदुस्तान के सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए आ रहे हैं। आपके पास रोजगार नहीं है। और आज आपको बता दूं मैं, जब रोजगार का प्रश्न आता है, पिछले 8 सालों में, 1982 से लेकर 1989 तक के 8 सालों में हिंदुस्तान के निजी उद्यमों ने, प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, हिंदुस्तान के निजी उद्यमों ने 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके, 4-5 हजार ज्यादा हो सकता है, 1 हजार कम नहीं होगा, 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके 10 लाख रोजगार कम कर दिए हैं। नहीं गले उतरता है। यह पिछले 8 सालों में हिंदुस्तान के निजी क्षेत्र ने किया हुआ काम है। सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं है, मेरा पार्टी का खोज नहीं है, हिंद मजदूर किसान पंचायत का खोज नहीं है। और हल्ला हो जाएगा कि नौजवानों का भविष्य क्या होगा। क्यों नहीं निजी कारखानों को जाकर जलाने का काम किए, जहां रोजगार खत्म हो गए 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके। और 1 लाख करोड़ तो उनकी दौलत नहीं थी, देश की दौलत थी। जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बैंक हैं, जितने अन्य संस्थाएं हैं, इन सब की वो पूंजी थी। जो पूंजी कहां खेत पर लग सकती थी, जहां रोजगार निर्माण होते, हाथ खरके पर जाती जहां रोजगार पैदा होते, छोटे फेरी वाले के हाथ में जाती, वो बेचारा अपना रोजी कमाता। आपने अपने आधुनिकीकरण के नाम से, आपने अपनी शान के नाम से, आपने हिंदुस्तान में बड़े मुश्किल से 84 करोड़ की आबादी में से बड़े मुश्किल से 5 करोड़ लोगों के लिए जो भी चीजें चाहिए, जिसको आपके टेलीविजन प्रतिदिन लोगों को बताने का काम करता है, उनके वास्ते आपने यह सारा सिलसिला किया। 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करके आपने 10 लाख रोजगार घटा दिए। तो इसलिए जब सामाजिक न्याय की बात हम लोग छेड़ते हैं, और ये छेड़ते हुए हम लोगों पर जो हमला होता है कि भविष्य को हम लोगों ने बर्बाद करने का काम किया, इस तर्क में एक अंश सच्चाई की बात नहीं है। परेशानी है, हम परेशानी को समझ सकते हैं। परेशानी यह है कि जो मानवीय इंसानियत, व्यक्ति की इज्जत, आत्मसम्मान, इस देश के जात व्यवस्था ने जिन जिन चीजों से वंचित करके लोगों को दबा रखने का काम किया हजारों सालों से, आज उसमें से उठाकर बाहर लाने का ठोस कदम जब उठता है, तब गले नहीं उतर रहा है। रोजगार नहीं है, लोगों को मालूम है, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, अखबारों के संपादक खूब जानते हैं। असली सवाल यह है कि उस आत्मसम्मान के लिए लोगों को आज खड़ा होने का एक बार मौका मिला है, और यह लड़ाई आगे चलेगी। इस चुनाव का यह विषय बनेगा, इस चुनाव का यह विषय बना है, इस पर लोगों को अपनी राय देनी होगी। और जो लड़ाई को आज एक मंडल आयोग करके हम लोग बोलते हैं, मंडल का नाम उसके अंदर घसीट कर लाने का काम करते हैं। उस आयोग का नाम है सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। भारत के संविधान के अंतर्गत नियुक्त किया हुआ वो कमीशन है, भारत के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हुआ वो कमीशन है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते हुए मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल ने नियुक्त किया हुआ कमीशन है। उस मंत्रिमंडल में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय जनता पार्टी के और एक आधा दर्जन लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल रहकर वो नियुक्त किया हुआ कमीशन है।
और जो वादा किया था 1977 के चुनाव के वक्त, जिस घोषणा पत्र में वादा किया था कि काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट का अमल करेंगे, और काका कालेलकर कमीशन रिपोर्ट का मतलब द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, और वो कमीशन नियुक्त किए हुए व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू का मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, तो उनका नियुक्त किया हुआ कमीशन, और उसके सिफारिशों को अमल करने का 1957 में उन्होंने दिए हुए उस कमीशन के सिफारिश को 1977 तक जिस सरकारी पार्टी ने हाथ नहीं लगाया था, छूने का काम नहीं किया था, उसका अमल करने का जो हम लोगों का संकल्प 77 के जनता पार्टी के घोषणा पत्र में लिखकर लोगों के सामने रखा था, उसका अमल करने के बाद जब मंत्रिमंडल में आ गई, कहा गया कि 20 साल हो गए, परिस्थितियां बदली हैं, नया कमीशन को नियुक्त किया जाए। उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग थे जिन्होंने उस मंत्रिमंडल में कहा था कि नहीं, दिया हुआ वादे को पूरा किया जाए। और दूसरा तर्क को रखने वाले लोग थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, परिस्थितियां बदली है, नया कमीशन को नियुक्त किया जाए। तो नया कमीशन नियुक्त हुआ था और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उसके अध्यक्ष थे, और उसकी वो सिफारिशें हैं। तो इसलिए संघर्ष होगा, संघर्ष चुनाव में होगा, चुनाव के बाद भी होगा। और यह संघर्ष केवल आरक्षण में जगह कितनी मिलेंगी, कितनी भर्ती होगी, इस बात के लिए नहीं होगा। यह संघर्ष समाज ने हजारों सालों से दबा रखे हुए लोगों को उठाकर विशेष अवसर देकर आत्मसम्मान के साथ इस देश में जीने का सबका अधिकार है, यह बात को प्रस्थापित करने के वास्ते संघर्ष होगा। और इस संघर्ष को कोई अभी रोक नहीं सकता है, यह संघर्ष आगे बढ़ेगा, और हम सब लोगों को यह बात को कबूल करना पड़ेगा साथियों कि यह संघर्ष कोई जात को लेकर चलने वाला संघर्ष नहीं है। और यह मानकर हम लोगों को, इससे संबंधित लोगों को, इससे जिनको कुछ मिलना है उनको, और जिनको लगता है कि हमारा कुछ जाना है उनको, हम सबको मिलकर इस परिस्थिति पर मात करने का एक सोच बनाने का काम करना पड़ेगा। तकलीफ होती है, ऐसी चीजें गले उतारना आसान नहीं है। सदियों से एक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हम लोग हैं। कॉलेज और स्कूल जाते वक्त और उसके बाद भी क्रांति की बातें करने वाले भी हम लोग हैं। लेकिन जब वक्त आ जाता है कि वो सारे बातों को जिनको हम लोगों ने एक निर्गुण ढंग से कबूल किया, बराबरी का समाज, सबके लिए बराबरी का मौका, एक निर्गुण ढंग से हम लोगों ने जिस चीज को कबूल किया, उसे सगुण ढंग से व्यवहार में उतरने की जब बात आ जाती है, तब गले उतारना बहुत ही मुश्किल होता है। मगर हमें इसको पहचान कर, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, इसके पीछे का जो दर्शन है, और इस देश को बनाने के पीछे, इस देश का निर्माण के पीछे इस बदलाव का जो अहमियत है, उसको समझकर हम लोगों को साथियों ये काम का, ये संघर्ष का बात को आगे ले जाना अनिवार्य है। और ये आज का कार्यसूची पर, इस चुनाव के कार्यसूची पर मेरे अपने राय में सबसे पहला प्रश्न करके आज आया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस मुद्दे को छेड़ा कि जब तुमने इसका अमल किया है, अभी हमारे सामने मंदिर मस्जिद छोड़कर और कुछ बचा ही नहीं, हिंदुत्व छोड़कर और कोई बचा ही नहीं है, तो वो भी मुद्दा इस तरह से नहीं आता अगर जनता दल उस पर जो भूमिका ली वो भूमिका नहीं लेती। इसलिए उस पर भी अगर कोई श्रेय देना चाहेगा लाल कृष्ण आडवाणी को, तो मुझे अफसोस है कि मैं उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि हमारे सामने, विश्वनाथ प्रताप सिंह के सरकार के सामने यह रास्ता जरूर था। मंदिर मस्जिद का लड़ाई है, बाबरी मस्जिद को हटाकर उसके स्थान पर राम जन्मभूमि मंदिर को बनाना है, एक दृष्टि है लोगों की। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में, जनता दल के घोषणा पत्र में लिखकर दी हुई बात है, हम ये आज नहीं कहते हैं, हमारे घोषणा पत्र में हमने लिखकर दी हुई बात है कि मस्जिद, राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मस्जिद अपने जगह पर रहेगी, मस्जिद को गिराकर नहीं बन सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए। लिखी हुई बात थी, लोगों ने उसी पर हम लोगों को वोट दिया था, हमने कोई बात को छिपाया नहीं था। और जब लाल कृष्ण आडवाणी और उनके बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद और उसके साथ जुड़े हुए जो भी जमाते हैं, जब उन लोगों ने तय किया कि अब बस यही एक उपाय है हमें अपना राजनीति को चलाने, तो हम लोगों ने भी अपनी भूमिका ली और कहा कि जो वचन हमने दिया था, जो हमारी अपनी दृष्टि है इस देश के नवनिर्माण के बारे में, इस देश की एकता को बना रखने के बारे में,
तो उस पर किसी प्रकार का भी हम सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। और यह भी एक ऐसा अहम प्रश्न आज हो चुका है। और अगर कोई यह सोचता हो कि हिंदुस्तान का नवनिर्माण का सारा काम अभी मंदिर बने या मस्जिद रहे, या मस्जिद कहां रहे और मंदिर कहां बने, अब इस एक मुद्दे पर हिंदुस्तान के 84 करोड़ का भविष्य को तय करना है, तो फिर हमको लगता है कि हमने शायद कहां भूल की हो कि यह मानकर कि हिंदुस्तान के राजनीति में जो भी लोग हैं मोटा मोटी तो कम से कम बुद्धिमानी तो रखते हैं। कुछ बुद्धिमानी के साथ हम सब लोग काम करते हैं। राजनीति केवल मंदिर और मस्जिद के सवाल पर चल नहीं सकती है। देश का भविष्य को ऐसे मुद्दों के ऊपर हम लोग अगर तय करने के बात को कर लें, तो फिर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के साथ जुल्म करने का भी हम लोग काम करते हैं। क्योंकि जिस सामाजिक न्याय का सवाल हमने छेड़ा था, इसलिए परेशान होकर राम भक्ति के प्रश्न को सामने लाकर यह सारा एक नया आंदोलन को देश में छेड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से हो गया। तो उनको साथियों ये भी समझना जरूरी है, और हम सब लोगों को ये बात को समझना जरूरी है कि सामाजिक न्याय का जो सिक्का है उसकी दूसरी बाजू आर्थिक न्याय भी है। और आज जो कोई भी व्यक्ति सामाजिक न्याय के सवाल को बाजू करो करके बोलता है और मंदिर मस्जिद के सवाल के ऊपर देश का भविष्य तय करने के लिए अपना राय दो करके बोलता है, वो इस देश के करोड़ों लोगों का भविष्य को अंधकार में और धकेल देने का काम को कर रहा है। दिल्ली में ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप, हिंदुस्तान के बड़े लोगों का खोज संस्थान, आप हमारे जैसे लोगों का नहीं, ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप, साधारण आदमी उसका रिपोर्ट को खरीद नहीं सकता, उसका दाम है 15,000 रुपये। इस देश के बड़े उद्योगपति, इस देश में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इस देश के सरकार के कुछ विशेष विभाग, उनके लिए जो खोज करके जानकारी देने का काम करने वाली ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप नाम की संस्था, इसने अपना रिपोर्ट को प्रकाशित किया। इसका लंबा रिपोर्ट है, अनेक मसलों को लेकर है, लेकिन सबसे पहले 11 दिसंबर को उन्होंने अपना रिपोर्ट का जो हिस्सा प्रकाशित किया वो हिंदुस्तान के गरीबी का एजेंडा आडवाणी ने तय किया है करके जो अखबारों के पन्नों के पन्ने खर्च करने वाले लोग हैं, उन्होंने इस बात को छापने से इनकार किया कि ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप ने पिछले 3 सालों की खोज को रखा है कि पिछले 3 सालों में 1990 के दिसंबर तक के 3 सालों में हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की संख्या 50% से अधिक हो गई है। 84 करोड़ का भारत है और 84 करोड़ के भारत में आज 44 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। और गरीबी की रेखा के नीचे का मतलब जानते हो? यह भी एक नारा हो जाता है, एक नारा, गरीबी, गरीबी की रेखा। गरीबी की रेखा क्या है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में गरीबी की रेखा का मतलब एक परिवार 1 साल में अपने ऊपर 9,000 रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं रहना। हिंदुस्तान में एक परिवार का क्या परिभाषा है? एक परिवार का मतलब होता है हिंदुस्तान में 5.6 व्यक्ति। कोई बहुत छोटा परिवार हो सकता है जो सुखी है, वो भी एक नारा है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 1-2 बस से सब होता है, लेकिन 5.6 हिंदुस्तान का एक परिवार है। यह सरकारी आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा और हकीकत है। और ये 5.6 का एक परिवार को साल में 9,000 रुपया अपने ऊपर खर्च करने की स्थिति नहीं रहना, यानी गरीबी की रेखा से नीचे रहना। इसका मतलब 9,000 रुपये का मतलब महीने का कितना हो गया? 750 रुपया एक परिवार का। महीने का 750 रुपया, 5.6 लोगों का परिवार, तो एक व्यक्ति पर कितना हो गया? एक दिन का 5 रुपया। एक व्यक्ति पर एक दिन में 5 रुपया खर्च करने की स्थिति नहीं रहना। हमारा विरोध के बावजूद पेप्सी कोला आया है बंबई शहर में, और एक बोतल पेप्सी कोला शायद 4 रुपये में बिक जाती है, 5 रुपये में बिक जाती है। तो एक बोतल पेप्सी कोला हिंदुस्तान की गरीबी की रेखा। और कितना भारी युद्ध हो गया, जैसे कि पेप्सी कोला आए बगैर देश कैसे चलेगा। कितना भारी आग्रह रहा अमेरिकियों को, कितना भारी उनके दलाल रहे हमारे देश में। पेप्सी नहीं आवे तो देश में विदेशी पूंजी नहीं आएगी। 5 रुपया यानी गरीबी की रेखा, एक बोतल पेप्सी कोला।
और हिंदुस्तान में जॉर्ज फर्नांडिस नहीं कह रहा है, जनता दल नहीं कह रहा है, वीपी सिंह नहीं कह रहा है, ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, इस देश के बड़े लोगों का खोज संस्थान कहता है कि 44 करोड़ लोग आज उस 5 रुपया अपने ऊपर खर्च करने की स्थिति में नहीं है। वहां ही नहीं चुप होता है, वो आगे बोलता है, वो आगे कहता है कि ये हो गई गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के नीचे के लोग। मगर इससे आगे जाकर वो कहता है 27.5% of the rural households and 17.1% of the urban households are among the poorest of the poor। शब्द उनके हैं, मेरे नहीं है। ग्रामीण जो लोग हैं उनमें 27.5% और शहरी जो आबादी है उनमें 17.1% are among the poorest of the poor। गरीबों में से गरीब है। और उनकी संख्या कितनी? 27.5 ग्रामीण, 17.1 शहरी, मिलाकर होता है 20 करोड़ की आबादी। और गरीबों में से गरीब का परिभाषा क्या? गरीबों में से गरीब का परिभाषा है महीने में एक परिवार अपने ऊपर 350 रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं रहना, यानी रोज 2 रुपया अपने ऊपर खर्च करने की स्थिति में नहीं रहना। बात वहां खत्म नहीं होती है। जब 20 करोड़ लोग अपने ऊपर महीने में 2 रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर आगे बढ़ो, गणित ले लो अपना, थोड़ा बहुत हम सब लोग पढ़े लिखे हैं। 10 करोड़ लोग हैं इस देश में जो अपने ऊपर 1 रुपया प्रतिदिन खर्च करने की स्थिति में नहीं है। साथियों, महाराष्ट्र की आबादी है 6 करोड़। हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग हैं जिनको अपने ऊपर दिन में 1 रुपया खर्च करने की क्षमता नहीं है। लेकिन बात वहीं पर अगर खत्म होती तो भी कहते कि 1 प्याली चाय पीकर आदमी जी सकता है एक दिन में। बात वहां नहीं खत्म होती है, क्योंकि जब उसी गणित को एक कदम और आगे ले जाते हो तो फिर 5 करोड़ लोगों का हिसाब निकलता है जो दिन में 50 पैसे या उससे कम में अपना दिन गुजारा करते हैं। 50 पैसे या उससे कम में, जिसके हृदय में थोड़ी भी इंसानियत हो, उसका दिल तो कम से कम रोना चाहिए। अगर आंख फिर भी उनकी कठोर होकर आंसू लाने से इनकार करती है। 5 करोड़ की आबादी का मतलब इंग्लिस्तान की आबादी, 5 करोड़ की आबादी का मतलब फ्रांस की आबादी, 5 करोड़ की आबादी का मतलब इटली की आबादी। और हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोग दिन में अपने ऊपर 50 पैसे का दिन गुजारा करने की क्षमता नहीं रखने वाले। चलो ना बिहार, चलो मेरा क्षेत्र मुजफ्फरपुर में जरा देखो गरीबी क्या है। चलो ना छत्तीसगढ़, और महुआ का फूल कब गिरता है, कब सुबह जाकर हमारे बच्चे उसको उठाकर लाएंगे, और अगले 3 महीने का कैसे हम उस फूल के ऊपर अपना दिन गुजारा करेंगे। मैं परिवार के परिवार, हजारों और लाखों की संख्या में आपको दिखाऊंगा। यह हिंदुस्तान है साथियों, यह हम लोगों का हिंदुस्तान है, आपका मेरा यह हिंदुस्तान है। और हम नहीं सोचने तैयार हैं, और हम ये भी दिमाग में कभी कभी नहीं लाने के लिए तैयार हैं कि जिनके हाथों में पिछले 43 साल इस देश की बागडोर रही, बड़े मेरिट वाले, खूब पढ़े लिखे, विलायत और अमेरिका जाकर खूब डिग्रियां लेकर आकर इस देश का नियोजन, इस देश के बड़े उद्योग, सब चीजों को पैदा किए हुए ये लोगों ने इस देश को यहां लाकर पहुंचा दिया। ये भी हम लोगों के दिमाग में नहीं उतर आता है। इसलिए सामाजिक न्याय और मंडल आयोग और आरक्षण की जब हम लोग बात करते हैं एक तरफ, और उसके ऊपर हल्ला बोल करने का काम दूसरे और लोग करते हैं, तो ये सबको बोलना बहुत जरूरी है और सबने समझना बहुत जरूरी है कि सामाजिक न्याय के सिक्के का दूसरी बाजू है आर्थिक न्याय। क्योंकि अगर सामाजिक न्याय के बारे में चिल्लाते हुए हम और हमारी सरकार भी रोजगार निर्माण करने में, देश का विकास का एक नया ढांचा निर्माण करने में असमर्थ साबित हो जाते हो, तो फिर मिलना क्या है? वोट मिलेंगे, लेकिन लोगों को क्या मिलेगा? लोगों का जिंदगी कैसी बनेगी, उनका भविष्य कैसे बनेगा, और यह देश कैसा बनेगा? तो इसलिए
जब अडवाणी और उनका दल बोलता है कि हम एक मुद्दे पर, और जब अंग्रेजी अखबारें और सामाजिक मामलों में उनका समर्थन करने वाले सब हम लोगों को बताते हैं कि अडवाणी इज लेइंग द एजेंडा फॉर इंडिया, मैंने मंदिर बनेगा क्या मस्जिद रहेगी, एजेंडा फॉर इंडिया। जब ये बातें इनके तरफ से आ जाती हैं केवल एक कारण से कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय का प्रश्न को छेड़ा, हजारों सालों की गैर इंसाफी को मिटाने के लिए हम लोगों ने जंग छेड़ा, और इसलिए हम लोगों को दबाने के वास्ते जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर समझना होगा, लड़ना होगा, और आर्थिक इंसाफ और आर्थिक न्याय के लिए भी हम लोगों को समर्पित करना होगा। इस देश में इतनी बुद्धि है, जब हिंदुस्तानी अमेरिका जाता है तो सबके ऊपर मात कर देता है, और जब हिंदुस्तानी अपने देश में आ जाता है, कहाँ अपने जात में कहाँ अपने धर्म में फंस जाता है और अपने को भी बर्बाद करता है, अपना देश को भी बर्बाद करता है। और आज इस विभाजन को बढ़ाने का प्रयास जहां जहां होता हो, फिर वो कभी जात के नाम पर होता हो, और आज हिंदुत्व के नाम पर, धर्म के नाम पर आज इस विभाजन का प्रयास इस देश में करने की बात होती हो, तो फिर यहां जुटे हुए आप सबसे मात्र नहीं बल्कि तमाम लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि हम लोग इन सारे तथ्यों को पहचानने का काम करें, और इस देश की एकता, इस देश की एकात्मता और इस देश का निर्माण, जिसमें जिस लाचारी के मैंने जिक्र किया आप लोगों के सामने, उस आर्थिक लाचारी, उस गरीबी, तो वो सारी चीजों को मिटाने के लिए, और 50 पैसे और उससे भी कम, आधी आबादी 5 रुपये प्रतिदिन और उससे भी कम पर जो आज अपना दिन गुजारा कर रही है, उनको भी एक विशेष हाथ देकर, उठाकर इस देश को बनाने का काम में आप हम सब लोग आगे बढ़े। बस यहाँ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।